जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से है। और इसमें हम लोग देखें तो मुख्य रूप से बात जो की जा रही है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। आप भी जानते हैं कि ये एक प्रकार से वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पर न्यूक्लियर से रिलेटेड एटॉमिक बम से लेकर जो बातें की जा रही है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब आपके पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है। आपको मान लीजिए आपके पास सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूल भी है, रेडियो एक्टिव फ्यूल्स भी हैं आपके पास। आप कैसे इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर फ्यूल से आप एनर्जी कैसे बना रहे हैं? एनर्जी बनाकर क्या आप न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, या आप उसका यूज़ कुछ मेडिसिन सेक्टर में कर रहे हैं, उसका यूज़ एग्रीकल्चर में जो लॉस हो रहा है ग्रेन्स का, उस पर फंगस लग रहा है, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। मतलब इसके बेस्ट यूजेस के लिए किया जाता है। अच्छे से आप कहीं पर बॉम्ब बनाने के लिए आप ना करें। तो ये एक छोटा मोटा है जो भारत के साथ भी इनका IAEA का एग्रीमेंट है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड होता है। चलिए अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि ये क्यों न्यूज़ में है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। वाई इट इज़ इन द न्यूज़? द 2024 edition of the IAEA's climate change and nuclear power report has been released, highlighting the need for a significant increase in investment to achieve goals for expanding nuclear power। आपको 2024 के इस एडिशन में जो बताया गया है, इसमें बात की गई एडिशन में कि क्लाइमेट चेंज को लेकर और न्यूक्लियर पावर रिपोर्ट को लेकर रिलीज़ हुआ है। क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, आप न्यूक्लियर की एनर्जी। और ये एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये ग्रीन एनर्जी होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है, आपको ग्रीन हाउस गैस कोई नहीं रिलीज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस फ्रेंडली मतलब है कि वो रिलीज़ नहीं करेगा, और ये होना ज़रूरी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करे वो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे वो ग्रीन हाउस, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में और क्लाइमेट चेंज और बढ़ेगा। तो इस रिपोर्ट में बात की गई कि न्यूक्लियर रिएक्टर हो और वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर रोल प्ले करे। तो इसमें यही बात की गई, हाईलाइटिंग द नीड फॉर एन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और इसमें बोला गया है कि आपको अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। किसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए कि जिससे कि न्यूक्लियर पावर और बढ़े, और जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से मिलेगी, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा। आप यदि गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है। यहाँ पे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ IAEA। about International Atomic Energy Agency IAEA। The IAEA serves as the primary intergovernmental platform for scientific and technical collaboration in the nuclear sector। तो ये वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड है, वहाँ पर ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे देश एक साथ रहते हैं, और जिसमें कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन किया जाए। साइंटिफिक और टेक्निकल कोलैबोरेशन करके न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। IAEA का काम क्या है? अगेन एज द प्राइमरी इंटर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किस लिए? साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन। एक देश दूसरे देश के साथ, कई देश आपस में जुड़े और एक दूसरे से कोलैबोरेशन करें, सहायता प्रोवाइड करें, साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो, क्योंकि न्यूक्लियर सेक्टर में इट इज़ कॉमनली रिफर्ड टू एज द एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इसको हम कह सकते हैं कि एटॉमिक पावर को किस लिए यूज़ किया जाए? पीस के लिए, शांति के लिए विश्व में, और विकास के लिए बात की जाए। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो IAEA है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर के में ही ऑपरेट करता है और उसी के फ्रेमवर्क के अंडर में फॉलो होता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क है उसी के अंडर में ऑपरेट करता है। कौन ऑर्गेनाइजेशन? IAEA। The agency is dedicated to ensuring the safe, secure and peaceful application of nuclear science and technology। तो ये आइए जो बोलता है कि न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो, पीसफुल यूज़ हो, सिक्योर हो और सभी के सेफ्टी के लिए किया जाए।
द हिस्ट्री ऑफ IAEA देखा जाए तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ IAEA? Established as an autonomous entity through its own international treaty known as IAEA statute. ये एक प्रकार से जो IAEA का एक लीगल रूप देखा जाए तो ये अपने आप में एक इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता है जो कि IAEA को एक ऑटोनोमस एंटिटी के रूप में इस्टेब्लिश करता है, ऑटोनोमस रूप में है. Despite its independent status, the IAEA reports to both United Nations General Assembly and the Security Council. तो ये एक प्रकार से ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अपना रिपोर्ट हमेशा पेश करता है, जो रिपोर्ट हर साल जो निकल रहा है आ रहा है, और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये रिपोर्ट करता है. द एजेंसीज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया. इसका जो IAEA का जो एजेंसी है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में है. एंड इट इज़ करेंटली कंप्राइजेज 178 मेंबर स्टेट्स. देखा जाए तो एक्चुअल में ये लगभग आज़ादी मतलब इफ़ यू कैन से द 1956 में ये लाया गया था और 1957 से ये इनैक्ट हो गया था IAEA, है ना. न्यूयॉर्क में पहली बार इसकी बात की गई थी और आज के डेट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IAEA का वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसके टोटल मेंबर जो है 178 मेंबर्स हैं. इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो ये क्या स्ट्रक्चर है, जिसमें कैसे काम करता है? तो इट इज़ जनरल कॉन्फ्रेंस की बात करें. दिस असेंबली इंक्लूड्स ऑल मेंबर स्टेट्स एंड मीट्स एनुअली टू अप्रूव बजट्स, प्रोग्राम्स एंड डिस्कस द IAS पॉलिसीज. ये जनरल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें हर स्टेट, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें एनुअली आकर मीट करते हैं और अप्रूव करते हैं कि IAEA को आगे मैनेज करने के लिए जो दूसरे देशों में जो बम ना बने, उसके लिए क्या बजट अप्रूव किया जाए, IAEA उसके द्वारा चलता रहे और IAEA का क्या क्या प्रोग्राम होगा, और ये भी डिस्कस किया जाएगा कि IAEA का पॉलिसीज़ क्या होंगे. तो प्रोग्राम साथ में होगा और उसके साथ पॉलिसीज़. कुछ बच्चे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को शायद नहीं समझ पाते, तो पॉलिसी एक बहुत बड़ा रूप होता है. जैसे IAEA पूरा उसका बृहद रूप, बड़ा सा रूप देखा जाए तो कैसे उसको फंक्शनिंग करना और सारा चीज़ है, वो पॉलिसीज़ होते हैं. उसके अंदर छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कि पॉलिसी आपका इफ़ेक्टिव हो सके, है ना. तो यही बोल रहे हैं कि इसमें जो प्रोग्राम्स हैं, बजट्स है, प्रोग्राम्स है और डिस्कस द IAS पॉलिसी. तो ये आपको सारे बजट को अप्रूव करना होगा, प्रोग्राम को अप्रूव करना होगा एंड साथ में डिस्कस करना होगा IAEA का पॉलिसीज़ को लेकर. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखा जाए तो कंप्राइजिंग 35 मेंबर्स एंड दिस बोर्ड कन्वीन्स अप्रॉक्सीमेटली 5 times a year टू एग्जीक्यूट स्टैट्यूटरी फंक्शन. लगभग इसमें 35 मेंबर्स है IAEA के अंदर में, जिनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहा जाता है, और ये लगभग साल भर में 5 बार मिलते हैं जिससे कि कानूनी रूप का जो फंक्शनिंग है वो चलता रहे. एंडोर्स सेफगार्ड्स एग्रीमेंट्स, साथ में जो सेफगार्ड एग्रीमेंट्स होना चाहिए न्यूक्लियर पावर को लेकर, वो एग्रीमेंट के लिए वो इंडोर्स करते रहें सभी जगह, सभी नेशन के साथ. एंड अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल, और ये 35 लोग अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए एक डायरेक्टर जनरल का भी अपॉइंट करते हैं. तो ये सारे जो अब इन्होंने सेफगार्ड एग्रीमेंट को लेकर अप्रूव कर दिया, एक डायरेक्टर जनरल को लेकर अप्रूव कर देते हैं, साथ साथ में मतलब इंडोर्स कर लेते हैं, और स्टैट्यूटरी फंक्शन जो है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये सब भी देखते हैं. द IAEA's डेली ऑपरेशंस आर मैनेज्ड बाय द सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट के द्वारा मैनेज किया जाता है डेली ऑपरेशन. जो IAEA जो डेली काम करता है विश्व में शांति बनाने के लिए, विश्व में पीसफुल, सेफ, सिक्योर रखने के लिए न्यूक्लियर पावर के द्वारा. एंड इट इज़ लेड बाय द डायरेक्टर जनरल. तो सेक्रेटेरिएट का हेडिंग जो होगा डायरेक्टर जनरल होगा और सेक्रेटेरिएट हर दिन के ऑपरेशन को करता है. फंक्शंस ऑफ IAEA. क्या IAEA का फंक्शन है? द एजेंसी कोलैबोरेट्स विद मेंबर्स स्टेट्स एंड वेरियस ग्लोबल पार्टनर्स टू एडवोकेट फॉर द सेफ एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. तो जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सेफ्टी और पीसफुल से विश्व में हर मेंबर स्टेट्स उसका करें, इसका वो एडवोकेट करता है. और वो कौन करें? जो भी मेंबर स्टेट्स हैं और जो भी इसके पार्टनर्स हैं वो सारे आपस में ये करें कि इसका पीसफुल यूज़ हो.
तो इस एजेंसी का यही मेन रोल है कि आपस में सारे मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं कोलैबोरेट करें और पीसफुल यूज़ करें. इट इम्प्लीमेंट्स न्यूक्लियर सेफगार्ड्स इन्वॉल्विंग मॉनिटरिंग, इंस्पेक्टिंग. तो यहाँ पर ये भी इम्प्लीमेंट करता है इस बात को लेकर कि न्यूक्लियर से संबंधित आप पावर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी वहाँ पे होनी चाहिए, जैसे न्यूक्लियर पावर के आसपास सेफ्टी क्या होना चाहिए, और साथ में आईएईए उसको मॉनिटर भी करे, उसका इंस्पेक्शन भी करे, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू एंश्योर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ एज सोलली पीसफुल. और ये भी साथ में इंस्पेक्शन के साथ साथ मॉनिटर करते रहे कि जो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर का जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर पीसफुल पर्पस के लिए हो रहा है, वहाँ के समाज के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, बेनिफिट के लिए हो रहा है, ना कि बॉम्ब बनाने के लिए. लगभग इनडायरेक्ट रूप में कहूँ तो इसके लिए ना हो. तो इसलिए वो एनालाइज करते रहते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते रहते हैं और साथ में मॉनिटर भी करते रहते हैं डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स को वर्ल्ड में. द आईईए वर्क्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द डाइवर्जन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स फॉर वेपन्स पर्पसेस. तो आईईए इसका ये काम है कि ये डिटेक्ट भी करते रहता है, डिटेक्ट करे कि कहीं तो इस न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ वेपन्स बनाने के लिए तो नहीं हो रहा, हथियार बनाने के लिए तो नहीं हो रहा है, और यदि कहीं हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करें, रोकें. It plays a critical role in fulfilling the mandates established by the Nuclear Non-Proliferation Treaty. तो और ये इम्पॉर्टेंट प्ले करता है आईएए की जो भी मेंबर स्टेट्स हैं इसको फॉलो करें कि एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो आप इसके बारे में जाके साइंस एंड टेक में पढ़ें कि जितने भी मेंबर है, इंडिया इज़ नॉट द उस मेंबर है आईएए का, बट ही डिड नॉट साइन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि जो 1967 से पहले और जितने भी कंट्रीज थे जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए और न्यूक्लियर पावर वाल उनके पास आ गया तो उनको न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा दे दिया गया और दूसरों के लिए मना कर दिया गया कि न्यूक्लियर पावर आपको नहीं लाना है. तो जैसे भारत, पाकिस्तान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है बाद में न्यूक्लियर पावर लाए, उनको तो न्यूक्लियर स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया जाता है. और जब इंडिया यदि इसको साइन कर लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर दबाव में आ जाएगा एनपीटी. तो इंडिया हैज़ नॉट साइन द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया गया है क्योंकि इंडिया को कहीं ना कहीं फियर है अपने पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से, और पड़ोसी देश में पाकिस्तान है, चाइना है, जहाँ पे ऑलरेडी वो कभी भी अटैक कर सकते हैं. तो इस कारण से इंडिया के पास पावर होना चाहिए कि वो अपने सेफगार्ड कर सकें. तो कहीं ना कहीं नॉन प्रेसिडेंट ट्रीटी को यदि इंडिया साइन करता है तो प्रॉब्लम में आ सकता है. बस इतना ही मैं फिलहाल इसमें डिस्कस कर सकता हूँ. इसके लिए आपको साइंस एंड टेक का जो साइंस एंड टेक में न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसमें जाकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पर पढ़ सकते हैं. विच एक्ट्स एज अ प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. तो ये जो एनपीटी जो साइन कर लेता है तो इसका मेन जो काम ही होता है कि आपका न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड ना हो. और भारत हमेशा ही पीसफुल यूज़ के लिए आगे बढ़ता है. और लेकिन कुछ बातें थी जिसकी वजह से आपको मैंने बताया कि इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट्स डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है. एडिशनली द आईएईए एड्स मेंबर स्टेट्स बाय प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज. और इसमें क्या है, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एक दूसरे से शेयर करेंगे सारे मेंबर्स. और जो कहा जाए हाई लेवल की बात होती है यदि करने के बाद तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आ जाए तो भारत को ये जो इसमें भी एक्सचेंज होता है, ये आईए भी एक्सचेंज करता है आपको साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज, लेकिन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ देखा जाए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो शायद कहीं ना कहीं इसमें मिस करता है क्योंकि चाइना इंडिया को इसका जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एनएसजी लेवल पर न मिले. इसलिए इंडिया नॉट द मेंबर ऑफ एनएसजी चाइना के हिंड्रेंस की वजह से. इट एनहांसेस कैपेबिलिटीज एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल levels to effectively respond to the nuclear and radiological emergency which is vital for minimizing their impact. तो ये साथ में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो आईएईए है, ये कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहता है. किस स्तर पर बढ़ाना चाहता है लोगों का, नेशनल लेवल पर हो या रीजनल, जैसे साउथ ईस्ट एशिया एक रीजनल रीजन है, साउथ एशिया रीजनल है, ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, अफ्रीका के कुछ रीजन, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है. तो एक रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर और या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी. कहीं पे भी न्यूक्लियर इमरजेंसी हो वहाँ पर इफेक्टिव रूप से उसको देखा जा सके एंड
इसके जो इम्पैक्ट हैं, जो न्यूक्लियर ब्लास्ट कहीं होता है, न्यूक्लियर लीकेज होता है या न्यूक्लियर बम कहीं डाला जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को कहीं न कहीं उसको दबाया जा सके, रोका जा सके। इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ भी किया जा सके।